पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि किस तरह से जो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ, हमने 3 मैप का स्टडी किया था और जिसमें देखा था कि किस तरह से धीरे धीरे डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में फैला। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो कब कब डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ, कब से ये कहानी शुरू हुई थी, डेमोक्रेसी का शुरुआत कहाँ से हुआ और इसने रास्ते में कौन कौन से दिक्कतों का सामना किया, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, किस तरह से ये प्रोग्रेस हुआ, लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, ये सारा चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से कि हमने वो 3 मैप देखा था, वो 3 जो मैप थे वो ज्यादा कुछ नहीं बताते कि 20वीं सदी में 19वीं सदी में क्या हुआ था। और जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं अभी, जिस डेमोक्रेसी में अभी हम जी रहे हैं, उसकी शुरुआत आज से लगभग यानी कि 20वीं सदी से भी उस मैप के शुरू होने के 200 वर्ष पहले से ही शुरू हो गया था, है ना। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगन एट लीस्ट 2 centuries ago। ठीक है, आज से 200 मॉडर्न डेमोक्रेसी के शुरुआत होने का जो फेज है वो 200 ईयर बैक है। हम शुरुआत करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति जो पढ़ा ना अपनी हिस्ट्री में, जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिसमें कि हमने देखा था कि जब क्रांति सफल हुई तो डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, वो इलेक्टेड लीडर थे। लेकिन उसका अनुभव थोड़ा सा ठीक नहीं रहा और फिर वहां पे मोनार्की आ गया, फिर डेमोक्रेसी आया। ये कई बार ये चलता रहा ट्रांजिशन, कभी डेमोक्रेसी आता, कभी मोनार्की आता, फिर डेमोक्रेसी, फिर मोनार्की, इस तरह से वहां बहुत सारे, कई बार वो रिस्टोरेशन हुआ, कई बार खत्म हुआ। लेकिन उससे एक फायदा हुआ कि इसने बाकी अन्य जो यूरोपियन कंट्री थे उसको प्रभावित किया और डेमोक्रेसी की तरफ आकर्षित किया। ठीक है, और उसी तरह से फ्रांस में जिस तरह से ये घटनाएं हुई, उसने पूरे यूरोपियन कंट्री को प्रभावित किया। और अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहां फ्रांस से भी पहले डेमोक्रेसी की बात होने लगी थी, फ्रांस की क्रांति के पहले से ही। लेकिन उसका प्रोसेस जो था वो बहुत स्लो था। और नेक्स्ट है कि थ्रू द 18th and 19th century ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए पूरे दुनिया में, जिसने कि मोनार्की और फ्यूडल लॉर्ड्स के पावर को लिमिट कर दिया। यानी कि यूं कहे कि मोनार्की से आस्था जो है लोगों की वो खत्म होने लगी थी। अब वो एक नए सिस्टम में जीना चाहते थे, एक ऐसे शासन व्यवस्था में को लाना चाहते थे जहां पर उसको, इंडिविजुअल को, व्यक्ति को अधिकार हो। और इस घटनाओं की वजह से मोनार्की और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सामंतवादी व्यवस्था थी जो उस समय पूरे वर्ल्ड की, फ्रांस की, यूरोप की, वहां पे ये पावर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और डेमोक्रेसी का रास्ता बनने लगा। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका जो पहले ब्रिटिश का उपनिवेश, कॉलोनी हुआ करता था, 13 कॉलोनीज थी जो ब्रिटिश, पूरा नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, वहां पे 13 कॉलोनीज थी। जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी ना अंग्रेजों की, उसी तरह से अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी उसकी, अंग्रेजों की। और इस कॉलोनियों ने 1776 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया अंग्रेजों के अगेंस्ट में, कि हम अब किसी के गुलाम नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। आजादी की लड़ाई उसने लड़ी और 1776 में उसे आजादी मिली ब्रिटिश से। और ये जो 13 कॉलोनी थी, इस सब ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया, जिसको हम कहते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें बहुत सारे देशों को मिलाकर, वही 13 कॉलोनीज को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, जो 1787 में ये बना था। और इसने डेमोक्रेसी को अपनाया था और इसी ने सबसे पहले मानव अधिकार घोषणा पत्र भी जारी किया था और लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए थे। लेकिन यहाँ भी एक बात कॉमन था कि यहाँ पे सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था।
जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, फ्रांस में भी हमने देखा था कि वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं था, जो टैक्स देने वाले लोग नहीं थे उनको वोटिंग राइट नहीं था, अमेरिका में जो ब्लैक्स लोग थे उनको वोटिंग राइट नहीं था। तो अब संघर्ष किस गया था, अब संघर्ष इस बात की हो रही थी कि डेमोक्रेसी हो प्लस राइट भी, साथ में राइट भी मिले। किस तरह का राइट? पॉलिटिकल इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, ये सारा चीज मिले डेमोक्रेसी के साथ साथ, ताकि हम उसको रियल डेमोक्रेसी मान सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुअर, वुमेन, ब्लैक्स, इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। अब ये डिमांड, डेमोक्रेसी के साथ साथ ये डिमांड भी उठने लगी थी एडल्ट फ्रेंचाइज का, जहां सारे लोगों को जाति, धर्म, रंग, हर भेदभाव को भुलाकर सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। अब ये मांग उठने लगी थी। इन 1965 में अमेरिका में अंग्रेजों को, ब्लैक्स को वोटिंग राइट मिला। यूनिवर्सल सफरेज देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश, सभी लोगों को, यानी कि एक पार्टिकुलर एज के सभी लोगों को वोटिंग राइट देने वाला दुनिया का सबसे देश, कोई पहला देश था, तो वो न्यूजीलैंड था, और जिसको कि 1893 ईस्वी में इसने यूनिवर्सल सफरेज दिया था लोगों को। स्टूडेंट, अगर आप मैप देखोगे, जो 3 मैप डिस्कस किए थे हम पिछले वीडियो में, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे देश कलरफुल हैं, जो कि कह रहा था उस समय कि हम डेमोक्रेटिक वे में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसे अगर इसको देखोगे, न्यूजीलैंड वाले कॉलम को आपकी बुक में बहुत सारा दिया हुआ है डेट की, कब कहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज मिला है, तो पता चलेगा कि जो और सब देश जो डेमोक्रेटिक कह रहे थे खुद को, वहाँ पे रियल डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट था, और उसी कम लोगों के वोटिंग राइट से ही वहाँ सरकार बन रही थी, जिसे वो डेमोक्रेसी कह रहे थे, जो वास्तव में डेमोक्रेसी नहीं थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंड ऑफ कोलोनिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद का अंत। स्टूडेंट, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग जैसे जानते हैं कि पहले 19वीं सदी में एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश गुलाम थे, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ 1945 में, तो बहुत सारे देशों ने अपनी आज़ादी को प्राप्त किया, क्योंकि जो उसके कॉलोनियल मास्टर थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत कमजोर पड़ गए थे, और इसका जो लोग जो थे वो ज़्यादा ही डेमोक्रेसी के प्रति आकर्षित होने लगे थे, और वो चाहते थे अधिक नया सिस्टम, और जिसके वजह से पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये गुलाम थे लोग, देश गुलाम थे, वहाँ पे स्ट्रगल जो है काफ़ी जोर पकड़ने लगा, और अंततः उसने आज़ादी को प्राप्त कर लिया। भारत को भी आज़ादी 1947 में मिली, 1947 में, और वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के 2 साल बाद। इस तरह से और भी दुनिया के बहुत सारे देशों ने आज़ादी प्राप्त की, और उसने नए सिस्टम डेमोक्रेसी को अपनाया और वहाँ लोगों को अधिकार दिया। इसी तरह का स्टोरी है घाना का, जो पहला इंडिपेंडेंट कंट्री था अफ्रीका का, जिसको कि पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। 1957 में इसे आज़ादी मिली, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुई थी, और यहाँ पे इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेसी को अपनाया गया। नक्रुमा वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बने, फिर बाद में उसने राष्ट्रपति भी बन गया, और राष्ट्रपति बनने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया, वो जब तक रहेगा वही राष्ट्रपति रहेगा। और 1966 में वहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया, और मिलिट्री कूप में नक्रुमा के शासन का अंत हो गया, तख्ता पलट हो गया, और सैनिकों ने शासन को अपने हाथ में ले लिया। यानी कि जो हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी देश आज़ाद हुए, जिन देशों ने भी आज़ादी प्राप्त की, वहाँ डेमोक्रेसी तो हुआ लागू, लेकिन वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा लंबे समय तक बना के नहीं रख सके, और वो तख्ता पलट हो गया, कहीं पे डेमोक्रेसी नहीं रहा, कहीं रहा। तो ये मिला जुला असर हमको देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अब जो है
हम नेक्स्ट टॉपिक में रिसेंट फेज पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको वीडियो को देखना और साथ में बुक भी रखना ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।